बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मैं अभी एक टॉपिक बताने वाला हूं, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आगे चल के पूरा एक चैप्टर है, आपको सेम 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक पूरा चैप्टर आएगा। इसको बिल ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होते हैं। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कहां से शुरू होता है, उसका पूरा लॉजिक बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझाने के लिए कि सपोज करो कि सपोज करो हमारा नाम मिस्टर ए है, वी आर मिस्टर ए। अब हमने गुड्स सेल किए मिस्टर बी को ऑन 8/8/2020 वी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। अगर हम लोगों ने 50,000 रुपीज के गुड्स मिस्टर बी को बेचे ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे बेचे, और 1 या 2 दिन के बाद हम मिस्टर बी के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए या पैसे मांगने के लिए, या हम फोन करते हैं मिस्टर बी को कि प्लीज हमारा पैसा दे दो, और मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी बोलता है कि मिस्टर बी के पास अभी पैसा नहीं है, वो पे कर देगा, मिस्टर बी हमको पैसा पे कर देगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, समय के बाद। तो हम मतलब मिस्टर ए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स बेचे मिस्टर बी को 50,000 रुपीज के ऑन क्रेडिट। अब हम मिस्टर ए हैं, बी जो है वो अपोजिट पर्सन है। अगर बी हमको बोलता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, मिस्टर बी पैसे देगा लेकिन 3 या 4 महीने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में एक स्टैम्प पेपर जैसा होता है। इसके पीछे मैं आपको रियल लाइफ की बातें बताऊंगा तो मेरे को कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए यूएस इकोनॉमी समझाने के लिए कि यूएस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कैसे यूएस डॉलर प्रिंट होते हैं, वो उसके पीछे पूरी यही थियरी है। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझो पूरा। तो हम लोग मिस्टर ए हैं, हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे ऑन मिस्टर बी। वी विल ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी, और मिस्टर बी जो है वो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में एक स्टैम्प पेपर होता है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है कि मिस्टर ए हैज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी and Mr. B will make payment of ₹50,000 on 8 December 2020। 8 दिसंबर मतलब नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसका पीरियड 4 महीने होता है, तो ऐसे पीरियड चेंज भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि 4 महीने का पीरियड हो, लेकिन पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है। तो 8 अगस्त पे हमने बिल ड्रॉ किया और ये बिल मैच्योर होगा, इसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, 8 दिसंबर, इस 8 दिसंबर को मैच्योरिटी बोलते हैं। तो बिल मैच्योर होगा 8 दिसंबर पे, 50,000 रुपीज का बिल है, ठीक है। अब इस बिल पे मिस्टर बी जो है वो साइन करेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा, मिस्टर बी कबूल करेगा कि मिस्टर बी को पैसे पे करने हैं ऑन 8 दिसंबर। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो परचेज और सेल का बिल होता है वो नहीं है। परचेज और सेल का बिल अलग होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग होता है। जो हम लोग कहीं से भी कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जो हमको बिल मिलता है वो अलग, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग, ये एकदम अलग होता है देखने में। ओके, तो वी विल ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी। तो मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए हो गया हमारा ड्रॉवर। मिस्टर ए जो हुआ, मिस्टर ए हुआ ड्रॉवर क्योंकि मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया। अच्छा, मिस्टर बी जो हुआ, मिस्टर बी को हम लोग बोलेंगे ड्रॉई, मिस्टर बी को बोलेंगे ड्रॉई या एक्सेप्टर। अब मिस्टर ए जो हुआ, मतलब हम इस क्वेश्चन में हम क्रेडिटर हुए और बी हमारा डेटर हुआ। तो ए के अलग अलग नाम है, जो मिस्टर ए है वही ड्रॉवर है, वही क्रेडिटर है, और मिस्टर बी जो है वही ड्रॉई है, वही एक्सेप्टर है और वही डेटर है। अब मिस्टर ए विल कीप दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज अप टू 4 मंथ्स। मिस्टर ए जो है वो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 4 महीने तक अपने पास संभाल के रखेगा, ठीक है। 4 महीने के बाद मिस्टर ए यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके मिस्टर बी के पास जाएगा, वो बोलेगा देखो आपने कबूल किया था, आपने बोला था कि पैसा हम 4 मंथ्स के बाद पे कर देंगे, अभी 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए, अभी 8 दिसंबर आ गया, अभी आप मेरे को प्लीज पैसा पे कर दो। तो नॉर्मल कंडीशंस में मिस्टर बी जो है वो 50,000 रुपीज पे कर देगा। नॉर्मली मिस्टर बी
ये वाला 50,000 8 दिसंबर पे कर देगा। अगर वो पे नहीं करता है तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं, उसके पीछे लीगली क्या क्या होगा, बहुत बड़ी स्टोरीज है। पर नॉर्मल कंडीशंस में मिस्टर बी जो है वो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा पे कर देगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए के लिए बिल रिसीवेबल है। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बे ए के लिए बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा हमको मिलना बाकी है। ये मिस्टर ए के लिए एसेट है। यही मिस्टर ए के लिए बिल रिसीवेबल है, मिस्टर ए के लिए यही बिल रिसीवेबल एसेट है क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। अच्छा, यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बी के लिए बिल्स पेएबल है। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बी के लिए बिल्स पेएबल है। और बिल्स पेएबल जो होता है वो एक तरीके की लायबिलिटी होती है। ठीक है, बस ये टॉपिक यहां तक ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अभी 1000 और बातें आएंगी कि अगर मिस्टर बी पैसा पे नहीं करता है तो क्या, अगर बिल का पीरियड 4 महीने की जगह 1 महीना हो तो क्या, ऐसे हजारों बातें और भी आएंगी, लेकिन वो हम लोग डिटेल में करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। ये मेरा नंबर है, किसी को भी कभी भी कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हो। ये मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया। किसी को भी कोई भी डाउट हो मेरे को बताओ। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद, जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये भी जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करते हैं उन लोगों को ये डाउट बहुत होता है। बहुत जगह पे पढ़ा होता है शेयर्स, बहुत जगह पे पढ़ा होता है डिबेंचर्स, और हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये होता क्या है, शेयर्स और डिबेंचर्स होता क्या है। बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेजोरिटी 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल ओनर, जो आपके 11th के पूरे साल में आपको जो अकाउंटेंसी आएगी वो सिंगल ओनर की आएगी। उसके बाद होता है पार्टनरशिप फर्म, आपका 12th का 50% सिलेबस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है। उसके बाद आता है कंपनी फॉर्म, मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेन 3 होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और तीसरा होता है कंपनी। ये 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसका भी ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा। बट फिलहाल आप लोग जो 11th में अकाउंटेंसी करोगे, 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो आप लोग पूरा अकाउंट्स करोगे वो पूरा सिंगल ओनर के ऊपर है। 12th में जो आप लोग अकाउंटेंसी करोगे, 12th के अंदर पार्टनरशिप फर्म के भी अकाउंटेंसी आएगी और कंपनीज की भी अकाउंटिंग आएगी। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कि इन तीनों का जो डिफरेंस है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने लिख के रखा है, वो भी समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग 11th स्टैंडर्ड में हम लोग एक सिंगल ओनर है, हम लोग एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और हम किसी अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदेंगे। तो कोई भी अकाउंटेंसी में टॉपिक या टर्म शुरू करने से पहले अपने दिमाग में ये रखना पड़ता है कि हम कौन है। जब भी मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा अकाउंट्स का, मेरी पहली लाइन ये होगी कि हम कौन है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन है, तब तक अकाउंटेंसी समझ में ही नहीं आएगी, अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर सारे अकाउंट्स के चैप्टर में हम एक सिंगल ओनर हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैं। ठीक है, अब हमने अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदे या अलग अलग कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, तो वी आर अ शेयर होल्डर और वी आर अ डिबेंचर होल्डर। शेयर्स जो हैं ये हमारे एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स हमारी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, डिबेंचर्स भी हमारी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। ये दोनों देखने में सर्टिफिकेट जैसे होते हैं और आजकल तो सारे सर्टिफिकेट्स भी डिजिटल होते हैं। मेरे खुद के पास कुछ 2-5 हजार रुपए के कोई कंपनी के शेयर्स होंगे
लेकिन वो शेयर्स फिजिकली मैंने कभी देखे ही नहीं है, मैंने उन शेयर्स का सर्टिफिकेट कभी देखा ही नहीं है। वो मेरे डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं डिजिटली। वो एक डिजिटल लॉकर है, वो मेरा डिजिटल लॉकर है, मेरा डीमैट अकाउंट, उसके अंदर मेरे शेयर्स पड़े हैं, मैंने फिजिकली कभी देखे ही नहीं है। आजकल क्या हो गया, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया। तो शेयर्स और डिबेंचर्स जो है ये देखने में एक तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर हमारे बिजनेस में पैसा पड़ा है और हमने किसी भी XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या डिबेंचर्स हमने खरीद लिए, तो शेयर्स या डिबेंचर्स दोनों हमारे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वी आर शेयर्स खरीदे हम, अगर हम शेयर्स खरीदें तो वी आर अ शेयर होल्डर, और अगर हम डिबेंचर्स खरीदें तो वी आर अ डिबेंचर होल्डर। तो इन दोनों में क्या फर्क है? कोई भी आदमी शेयर्स खरीदेगा, ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, शेयर्स खरीदना कि डिबेंचर्स खरीदना? उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद डिसाइड आप लोग करोगे कि शेयर्स खरीदने चाहिए कि डिबेंचर्स खरीदने चाहिए कि कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, वो आपकी चॉइस है। अब इसमें हमारी कंपनी जो है, हम लोग जो है, हमने किसी कंपनी के या तो शेयर्स खरीदे या तो हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे। ओके, दोनों में फर्क क्या है? वी परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, वी परचेज डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं तो हम डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों का डिफरेंस सामने आते जाएगा। शेयर्स में अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो सिंपल उसका लॉजिक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न मतलब अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स, मतलब यू कैन से कॉमनली नोन एज इक्विटी शेयर्स, अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, हर एक सेकंड में ऊपर या नीचे हो जाती है। इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे मार्केट प्राइस पे, फिर उसकी मार्केट प्राइस कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। हाई रिटर्न मतलब इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, डिबेंचर्स में क्या होता है? लो रिस्क लो रिटर्न। डिबेंचर्स में कभी मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होती है, डिबेंचर्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती है, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। और इनका जो रिटर्न है, जो हमको डिबेंचर्स, अगर हम कहीं किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं तो उसमें जो हमको प्रॉफिट मिलेगा वो भी फिक्स होता है और वो बहुत कम होता है। हर साल का यू कैन से 6% या 7% या 5% पर एनम, 5 to 7% पर एनम, इतना ही हमको रिटर्न या इतना ही हमको इनकम मिलती है डिबेंचर्स में। आगे, अब द शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड अगेंस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस कंपनी को, सामने वाली कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब वही प्रॉफिट जब हमको मिलेगा, हम लोग मतलब शेयर होल्डर, जब वही प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट हमको मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब हमने पैसा लगाया कंपनी में, कंपनी ने उन्हीं पैसों से बिजनेस किया, फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वही प्रॉफिट कंपनी ने हमको दे दिया, तो उसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमारे लिए ऑब्वियसली इनकम होती है। तो जिस कंपनी में हमने पैसे लगाए उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हमको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। जिस कंपनी में हमने पैसे लगाए अगर उसको कम प्रॉफिट हुआ तो हमको कम डिविडेंड मिलेगा, या हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो तो हमको डिविडेंड मिले ही ना। तो डिविडेंड की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड, और वो फिक्स नहीं होता है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। द डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स। और ये इंटरेस्ट की जो अमाउंट है ये फिक्स होती है, हर साल उतना ही। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। आगे, द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड
ऑन शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड। हमको कितना डिविडेंड मिलेगा शेयर्स पे वो फिक्स नहीं है। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हमको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो हमको डिविडेंड कम मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है उसका परसेंटेज फिक्स होता है एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल 6% पर एनम। तो अगर हमने जिस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं वो कंपनी हमको 6% इंटरेस्ट पे करती है पर एनम, तो हमको हर साल 6% ही मिलेगा। चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, कितना भी लॉस हो, हमको अपने 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो डिबेंचर्स में फिक्स होता है, हर साल उतना ही परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आगे फिर 6th पॉइंट में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। सीधी बात है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हमको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द प्रॉफिट। और सामने वाले कॉलम में द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, लॉस हो, कंपनी को कुछ भी हो, हमारा इंटरेस्ट हमको हर साल फिक्स 6% मिलता रहेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो। आगे इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, ये कुछ कमर्शियल शब्द हैं, लीगल शब्द हैं। लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होना, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होना। तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर द डिबेंचर होल्डर्स। मतलब जब कोई कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है, फिर पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। यहां पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर द डिबेंचर होल्डर्स, और सामने वाले कॉलम में लिखा हुआ है इन केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड बिफोर द शेयर होल्डर्स, बिफोर द शेयर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसा मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पैसा मिलता है, अगर कभी कंपनी बंद हुई तो। बस ये शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस था, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, रियल लाइफ में आप क्या करते हो, रियल लाइफ में आप शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो, या दोनों नहीं खरीदते हो, वो आपकी चॉइस है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, आपका पैसा है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। जरूरी नहीं है कि आप जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वहां प्रॉफिट होगा ही, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैंने डिफरेंस बता दिया, शेयर्स क्या होता है और डिबेंचर्स क्या होता है। एक बार लिखना सारा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस बताया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सिंगल ओनर, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, थियोरेटिकली क्या डिफरेंस है, सुनना ध्यान से। ये है डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हुए हैं, सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये 5 कॉलम बनाए हुए हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ ओनर्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर्स होते हैं? सीधी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है। तो ये हमारी पहली पॉइंट है, कितने नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है बिजनेस का, देयर इज ओनली वन सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है। आगे पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं। देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स और ओनर्स। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में there is no limit on the number of maximum shareholders या maximum number of shareholders. There is no limit on maximum number of shareholders. कोई लिमिट नहीं है, कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है। तो सिंगल ओनर में एक ही ओनर होता है,
पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, कंपनीज में कोई लिमिट नहीं होती है। अब टाइप ऑफ लायबिलिटी सिंगल ओनर में लिखा हुआ है देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के लायबिलिटीज को पे करने के लिए ओनर के पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो, अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो ओनर के पर्सनल घर के एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, पार्टनरशिप में दो टाइप की लायबिलिटी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लायबिलिटी। एक एलएलपी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और एक पुराना तरीका जो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। आजकल ज्यादातर लोग एलएलपी स्टार्ट करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आगे फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम। मैं आपको बताऊं ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज में क्या होती है। अगर आपने किसी कंपनी के मान लो 5,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे, तो आपने 5,000 रुपीज पे कर दिया। अभी उस कंपनी को, अगर उस कंपनी को नुकसान हुआ, लॉस हुआ 200 करोड़ का, अगर उस कंपनी को 200 करोड़ का लॉस हुआ, तो कंपनी वाले आपसे वो 200 करोड़ रुपए नहीं मांग सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आप उस कंपनी के रियल ओनर आप ही हो, लेकिन अगर आपने 5,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज ही पे करना है, उससे ज्यादा कुछ भी पे नहीं करना है। तो आपकी लायबिलिटी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो जितने रुपए के आपने शेयर्स खरीदे हैं उतना ही पैसा आपको देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। ठीक है, आगे ये मीनिंग बताई हुई है, ये मीनिंग बताई हुई है कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसका मीनिंग क्या, या लिमिटेड लायबिलिटी होती है उसका मीनिंग क्या, ये मीनिंग मैंने लिखी हुई है। सिंगल ओनर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सिंगल ओनर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में दोनों हो सकते हैं, लिमिटेड भी अनलिमिटेड भी, और कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि सिंगल ओनर में इफ द बिजनेस इंकर्स हैवी लॉसेस देन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर कैन बी सोल्ड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो ओनर के पर्सनल एसेट्स को भी हम बेच सकते हैं। तो हम लोग ओनर के पर्सनल एसेट्स को भी बेच सकते हैं, क्योंकि ओनर की जो लायबिलिटी है, सिंगल ओनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में दोनों होता है, लिमिटेड भी अनलिमिटेड भी। इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द पर्टिकुलर पार्टनर इज लायबल टू पे, द पर्टिकुलर पार्टनर इज लायबल टू पे ओनली up to the capital invested by him in the business, but the partner will not pay anything out of his personal assets। मतलब सीधी बात है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल एसेट्स में दे कुछ भी पे नहीं करेगा। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो पर्सनल एसेट्स पे नहीं करेगा कोई भी पार्टनर। और अगर वही पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, इफ द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड then the partner will have to pay out of his personal assets also। फिर कंपनीज में तो मैंने आपको बताया, कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम। उससे ज्यादा, जितने रुपए के आपके शेयर्स हैं उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। कंपनीज में हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसलिए हर कंपनी के पीछे आप लोग नाम में देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो कंपनी लिमिटेड, तो पीछे सब में लिमिटेड लिखा हुआ होता है। हर एक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा हुआ होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसा लिखा हुआ होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी रिलायंस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं,
उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो ऐसा पीछे एक LTD लिखा हुआ होता है, मतलब लिमिटेड। ठीक है, इतना लिखना सब लोग अच्छी तरह।